नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे की खबरें। मैं हूं दीपक डोभाल। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। चौथे चरण के लिए नाम वापसी लेने की आखिरी तारीख आज। चुनाव प्रचार चरम पर। झारखंड में नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी की रैली। चुनाव आयोग का 20 पार्टियों को नोटिस। 15 दिनों के अंदर मांगा चुनावी खर्च का ब्यौरा। मान्यता खत्म करने की चेतावनी। लोकसभा में श्रम विधि संशोधन विधेयक पारित। कांग्रेस ने लगाया मजदूरों की अनदेखी का आरोप। वाम दलों ने कहा मजदूर विरोधी है बिल। सोने के आयात पर लगी 20% निर्यात की शर्त हटी। दामों में गिरावट की उम्मीद। सरकार के सामने वित्तीय घाटे को संभालने की चुनौती। और नाइजीरिया में एक मस्जिद में 2 आत्मघाती हमले। 120 लोगों की मौत, 300 से ज्यादा जख्मी। और अब खबरें विस्तार से। शुरुआत झारखंड और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से। तो यहां पर चौथे चरण के लिए नाम वापस लेने की आज आखिरी तारीख है। चौथे चरण में झारखंड की 15 सीटों पर और जम्मू कश्मीर की 18 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इस चरण का मतदान 14 दिसंबर को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के जमशेदपुर और रांची में चुनावी रैली करेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पूर्वी सिंहभूम जिले के पतमदा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। इनके अलावा कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और पीडीपी नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू कश्मीर में कई रैलियों को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 20 सीटों पर 2 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल उधमपुर और पुंछ जिलों में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने राज्य की कांग्रेस एनसी सरकार पर सूबे की अनदेखी का आरोप लगाया है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के मिशन 44+ को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रचार में उतरे हैं। उधमपुर में चुनावी रैली में उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले 30 सालों से विकास रुका हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि राज्य में सरकार हो या विपक्ष सभी भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। 30 साल हो गए, 30 साल जम्मू कश्मीर की विकास की यात्रा अटक गई है। भ्रष्टाचार, लूट और इमोशनल ब्लैकमेलिंग ये यहां के राजनेताओं की आदत हो गई है। कभी ये दल, कभी वो दल, कभी वो दल, कभी ये दल, बारी बारी से बैठते हैं और नोच सके उतना नोच लेते हैं। नरेंद्र मोदी ने सीमा से लगते हुए जिले पुंछ में जनता को संबोधित किया। यहां भी उन्होंने राज्य सरकार पर केंद्र के पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। पिछले 50 साल में जितने रुपए दिल्ली सरकार से यहां आए हैं, अगर ये रुपये सीधे सीधे आपके बैंक के खाते में जमा कर दिए होते तो आज आप हिंदुस्तान के सबसे धनी नागरिकों की श्रेणी में आ जाते। भाइयों, राज्य में दूसरे चरण के लिए 2 दिसंबर को मतदान होना है। बीजेपी प्रदेश में बिना किसी गठबंधन के सभी 87 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कल झारखंड में 2 जनसभाएं की। इसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर जनता के पैसे का दुरुपयोग का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने 10 साल के यूपीए कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कुछ इस तरह अपनी चुनावी रैली का आगाज किया। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की और कहा कि वो अकेले देश चलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं और वो सोचते हैं कि मैं अकेला इस देश को चलाऊं। उन्होंने केंद्र सरकार पर यूपीए की योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया। उन्होंने पार्टी के सत्ता में आने पर झारखंड के विकास का वादा किया। हम
प्रगति की बात करेंगे और मिलकर हम सब, एक व्यक्ति नहीं, हम सब झारखंड की जनता, झारखंड के युवा, झारखंड की महिलाएं, हम सब मिलकर झारखंड को बदलेंगे, झारखंड में विकास लाएंगे। राहुल गांधी इसके बाद पूर्वी सिंहभूम के जगन्नाथपुरम में लोगों के बीच पहुंचे। राज्य में 5 चरणों में हो रहे विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर में 13 सीटों पर 2 दिसंबर को मतदान होगा। इसमें पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम जिले की विधानसभा सीटें शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चुनाव आयोग ने छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के 2 मतदान केंद्रों और गढ़वा के 1 मतदान केंद्र पर 2 दिसंबर को पुनर्मतदान करवाने का आदेश दिया है। आयोग के आदेश में कहा गया है कि छतरपुर के मतदान केंद्र 191 और 192 पर, गढ़वा के मतदान केंद्र 86 पर सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक मतदान किया जाएगा। चुनाव आयोग ने गढ़वा के डिप्टी कमिश्नर सुधांशु रंजन को हटाने का आदेश दिया है और उनकी जगह अब लेबर कमिश्नर मनीष रंजन को नियुक्ति दी गई है। हालांकि आयोग ने अपने आदेश में सुधांशु रंजन को हटाने का कोई कारण नहीं बताया। चुनाव आयोग ने चुनाव में हुए खर्च का हिसाब समय से जमा नहीं करने पर 20 राजनीतिक दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आयोग ने इन सभी दलों को यह भी चेतावनी दी है कि अगर 15 दिन में खर्च का हिसाब नहीं दिया तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। जिन दलों को नोटिस दिया गया है उसमें कांग्रेस, बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस, एसपी, आम आदमी पार्टी, हरियाणा जनहित कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और असम गण परिषद भी शामिल हैं। राजनीतिक दलों को विधानसभा का चुनाव खत्म होने के 75 दिनों के अंदर और लोकसभा चुनाव के मामलों में 90 दिनों के अंदर अपना हिसाब आयोग को देना होता है। चलिए अब बात करेंगे जो मौजूदा सत्र है उसकी। तो लोकसभा में श्रम विधि संशोधन विधेयक पारित हो गया है। वाम दल के अलावा कई और दलों ने भी इस बिल का विरोध किया। राज्यसभा से यह बिल पहले ही पारित हो चुका है। लोकसभा में श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने श्रम विधि संशोधन विधेयक 2011 पर बोलते हुए कहा कि संशोधन विधेयक में छोटे उपक्रम की परिभाषा में उन संस्थानों को लाया गया है जहां 10 से कम और 40 से ज्यादा कर्मचारी काम नहीं करते। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का मकसद श्रम कानून को सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। The main purpose is this simplification, transparency and accountability and enforcement also. बिल पर चर्चा की शुरुआत कांग्रेस के सांसद के सुरेश ने की। उन्होंने सरकार पर मजदूरों के अधिकारों की अनदेखी का आरोप लगाया। Honorable Minister may please apprise us how this bill ensure the social security of the workers. If their rights are not protected by the labor law. तृणमूल कांग्रेस ने भी इस बिल का विरोध किया। पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी राज्यों और केंद्र में मजदूरों के हक में बने कानून कमजोर कर रही है। I find that the present government is trying to reduce the powers of the working class and take recourse to anti-labor agitations in homeopathic doses. वामपंथी पार्टियों ने इस कानून में बदलाव को मजदूर विरोधी करार दिया। The clause remain which will have the interest of the employers. So that's why, sir, I am opposing the bill. कई सांसदों ने सरकार पर आरोप लगाया कि इस बिल पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों को गंभीरता से नहीं लिया गया है। राज्यसभा से ये बिल बुधवार को ही पास हो चुका है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। इराक में अगवा भारतीय कामगारों की तलाश जारी है। संसद में विदेश मंत्री ने आश्वासन दिलाया है कि इसके लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। वहीं अगवा लोगों के परिजन अब भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ रहे हैं। इराक में अगवा 39 नौजवानों के परिवारों को इंतजार है बच्चों के सही सलामत घर आने का। इंतजार में आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। लोगों को शिकायत है कि सरकार की ओर से उन्हें आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। परिवार सरकार से सच्चाई से रूबरू कराने की मांग कर रहे हैं। हालांकि लोगों ने अब भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। सरकार
सरकार को यह मांग कर देंगे, सरकार आने सच्चाई दसेगी, सच्चाई की है। कोई कांटेक्ट उस तो बाद होया होगा? नहीं, कोई नहीं होया हमारे नाल। इंडियन गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि अगर वो इस चीज़ का दावा करते हैं कि हमारे बच्चे ठीक हैं, सही सलामत हैं, तो ये चीज़ वो सबूत के साथ प्रूफ करें। मीडिया में इराक के मोसूल से अगवा 39 भारतीयों की मौत की खबर आने के बाद शुक्रवार को सरकार की ओर से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संसद में बयान दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि कामगारों की रिहाई की कोशिशें जारी हैं। उन्होंने हरजीत मसीह के बयान को विरोधाभास से भरा बताया। जहां से जिस पार्टी से देश या विदेश में हमें मदद मिलने की संभावना है, हम उनसे मदद ले रहे हैं। अगर मैं ये शब्द इस्तेमाल करूं कि हमने जमीन आसमान एक किया हुआ है तो गलत नहीं होगा। और जैसा आप में से बहुतों ने कहा कि वो सही निकले, देखिए मेरे पास कोई ठोस सबूत आज ना उनके जिंदा होने का है, ना कोई ठोस सबूत उनके मरने का है। लेकिन मैं ये कहती हूं कि जिस दिन ठोस सबूत एक भी व्यक्ति पुष्टि करने वाला मिल गया हरजीत की बात का, एक भी व्यक्ति, तो कभी एक भी व्यक्ति और नहीं है जो हरजीत की बात की पुष्टि कर रहा है। हालांकि इस मसले पर विपक्ष सरकार की अब तक की कोशिशों से संतुष्ट नहीं दिखा। तो हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हरजीत तो कम से कम हिंदुस्तानी है, वो तो उनसे छूट चुका है। उसका कहना है उसे 2 गोली लगी थी, उसे लोग मरा समझ के छोड़ गए थे, वो चकमा दे के भाग निकला। ठीक है, तो हरजीत से अगर आपका संपर्क हो तो सदन को बता दें। खबरों के मुताबिक जून में इराक के मोसूल शहर से अगवा किए गए 40 भारतीयों में से सिर्फ एक भारतीय जीवित है। संसद में इस पर चिंता जताई गई। ये भारतीय कामगार एक तुर्की की कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे। मोसूल पर ISIS के कब्जे के बाद उन्हें अगवा कर लिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब संसद से बाहर देश में क्या कुछ हुआ, उन खबरों पर एक नजर। तो कांग्रेस से अलग हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री GK वासन ने तमिलनाडु में अपनी नई पार्टी के रूप में तमिल मनीला कांग्रेस के पुनर्गठन की घोषणा की है। तिरुचिरापल्ली में आयोजित रैली में समृद्ध तमिलनाडु और मजबूत भारत बनाने को पार्टी का उद्देश्य बताया गया। TMC का गठन आपको बताएं 1996 में वासन के पिता GK मूपनार ने कांग्रेस से अलग होकर किया था। 2002 में TMC का कांग्रेस में वापस विलय कर दिया गया था। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे अर्थव्यवस्था की रफ्तार में कमी के बाद RBI पर बढ़ सकता है ब्याज दरें कम करने का दबाव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देश की कुछ और खबरों पर एक नजर। आतंकी संगठन IS में शामिल होने गए आरिफ माजिद को मुंबई में गिरफ्तार कर लिया गया है। आरिफ से NIA और महाराष्ट्र ATS की संयुक्त टीम पूछताछ कर रही है। मुंबई के कल्याण से IS के लिए लड़ने गए युवक आरिफ माजिद के वापस लौटने से परिवार वालों ने चैन की सांस ली है। हालांकि उनकी मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। वापस लौटने के सुराग मिलने के बाद उसे मुंबई एयरपोर्ट पर ही हिरासत में ले लिया गया। NIA और महाराष्ट्र ATS की टीम उससे संयुक्त रूप से पूछताछ कर रही है। बच्चा आ गया तो काफी बड़ी खुशी की बात है और बहुत ही खुशी की बात है, इसको हम लोग बयान नहीं कर सकते। आरिफ के खिलाफ IPC की अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। जानकारों के मुताबिक आरिफ के पास कई गुप्त सूचनाएं हैं जो सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम हैं। वहीं उसकी खुद की सुरक्षा भी एक बड़ा सवाल है, जिसे देखते हुए उसे हिरासत में रखना जरूरी हो गया था। इससे पहले भी उसके परिवार वाले सरकार से उसे सुरक्षित वापस लाने की मांग कर चुके हैं। इसी साल मई में कल्याण से आरिफ माजिद समेत 4 युवक पश्चिम एशिया के धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए गए थे, जिसमें आरिफ के अलावा शाहीन टाकी, फहद शेख और अमन टांडेल भी शामिल हैं। इसके बाद से वे गायब हो गए। शक था कि वे पश्चिमी एशिया में सक्रिय आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट में शामिल हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अरनिया में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ खत्म हो गई है। इसमें सेना के 3 जवान शहीद हुए, जबकि 4 आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया। इस हमले में 5 नागरिकों को भी जान से हाथ धोना पड़ा। आतंकवादियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। अरनिया में आतंकवादियों से लड़ते लड़ते जान की बाजी लगाने वाले नायक कुलविंदर सिंह को कल पूरे सैनिक सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई। अभी इसने बहुत मतलब गोली लगे हुए के दौरान भी काफी देर लड़ता रहा, फिर इसको मतलब
एक कम से कम जब इसके गोली लगी 1 घंटा उसके बाद भी लड़ता रहा। बहुत इसने बहादुरी दिखाई है, बहुत ही अच्छा काम किया इसने। सेना के मुताबिक पाकिस्तान से 4 आतंकवादी 26 नवंबर की रात भारत में दाखिल हुए। उन्होंने सेना की वर्दी पहन रखी थी। इसके बाद उन्होंने 5 नागरिकों की हत्या की और एक सफेद रंग की मारुति कार को अगवा करने की कोशिश की। फिर उन्होंने सेना पर हमला बोला, जिसके जवाब में सेना ने कार्रवाई की। शुक्रवार सुबह तक चली इस कार्रवाई में 4 आतंकी ढेर हो गए। हालांकि सेना के 3 जवान भी शहीद हुए। इन आतंकियों के पास से 4 AK-47 राइफलें, 1 पिस्टल, 1 रॉकेट लॉन्चर और 1 IED बरामद किया गया है। आतंकवादी जो है वो मारे गए हैं और अभी एरिया की सैनिटाइजेशन चल रही है, और ताकि कोई और IED या कोई और आतंकवादी होने का अंदेशा ना हो। आतंकवादियों का ये हमला उस वक्त हुआ जब प्रदेश में चुनाव का माहौल चरम पर है। दूसरी तरफ काठमांडू में नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के बीच दूरियां घटती नजर आ रही थीं। जानकारों के मुताबिक आतंकवादियों की ये कोशिश भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली किसी भी संभावित वार्ता में खलल की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान से आजाद हुए 36 भारतीय कैदी जल्द स्वदेश लौट सकेंगे। इन्हें वाघा सीमा से भारत रवाना किया जाएगा। भारतीय कैदियों ने अपनी रिहाई पर खुशी जताई है। पाकिस्तान में गिरफ्तार 36 भारतीयों को रिहा कर दिया गया है। सजा की मियाद पूरी करने के बाद रिहा किए गए इन लोगों को लाहौर में वाघा सीमा पर भारतीय अधिकारियों को सौंपा जाएगा। हालांकि अब भी 424 भारतीय बंदी पाकिस्तान की जेल में सजा काट रहे हैं। आज ये डिस्ट्रिक्ट जेल मलिर कराची से खैर सगाली के तौर पे 36 कैदी जो रिहा किए जा रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। अभी हमारे पास जो जेल में हैं 424 अभी भी हैं, जिनमें कुछ अंडर ट्रायल हैं, कोई सज़ा काट रहे हैं, कोई डिटेंशन में है। रिहाई के बाद कैदी काफ़ी खुश हैं। वो अपने परिजनों से मिलने के लिए बेताब हैं। इधर 15 महीना हो गया है। 15 महीने बाद हम इंडिया में हमारे घर पे वापस जा रहे हैं, तो अभी तक तो खुशी हो गया। हम भी की खुशी इतनी है, अब इंडिया में जाएगा, हमारे अम्मी डैडी को भी खुशी मिलेगी। कोई हमारे छोटा भाई है मेरा, इसको भी खुशी मिलेगी। मेरी बीबी है, ये भी खुशी मेरे को देखेगा। भारत और पाकिस्तान के मछुआरे अक्सर एक दूसरे के समुद्री क्षेत्र में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। पाकिस्तान ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब गुरुवार को ही 18वें सार्क सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विश्व व्यापार संगठन में खाद्य सुरक्षा पर हुए समझौते को लेकर शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों में सरकार ने बयान दिया। वाणिज्य राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने में अब बाधा नहीं आएगी। खाद्य भंडारण को लेकर WTO में पिछले 19 साल से गतिरोध बना हुआ है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत ने बिना किसी शर्त के WTO में अपने हितों का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि आखिरी फैसला होने तक भारत में खाद्य सब्सिडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की नीति को चुनौती नहीं दी जा सकती। The General Council's decision on public stockholding for food security purposes is a new, unambiguous decision. It makes it clear that a mechanism under which WTO members will not challenge the public stockholding programs of developing country members for food security purposes. WTO में भारत के रुख की कई महीनों तक आलोचना की जाती रही, लेकिन भारत अपनी बात पर डटा रहा। अमेरिका और अन्य देशों ने भारत की चिंताओं को गंभीरता से लिया। Strengthens the safeguard available for continuing the minimum support price policy, which is a lifeline for millions of our low-income, resource-poor farmers. It is also critical for food security in India and in countries which have similar positions. खाद्य भंडारण से जुड़े मुद्दों पर तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक इसका स्थायी समाधान नहीं निकाला जाता। इससे पहले WTO का नियम था कि देश कुल उत्पाद का 10% ही सब्सिडी के रूप में दे सकते हैं। इस सीमा को पार करने पर 2017 से नियमों के उल्लंघन का मामला बन जाता। नई व्यवस्था से भारत के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम को मदद मिलेगी। भारत खाद्य सुरक्षा पर हर साल करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है और उसे 6 करोड़ टन से अधिक अनाज की जरूरत होती है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सोने के आयात पर लगने वाले विशेष नियम को हटाने का ऐलान किया है। अगस्त 2013 में लगाए गए इस नियम के तहत आयातकों को आयातित सोने का 20% निर्यात के कामों पर लगाना पड़ता था, यानी केवल 80% आयातित सोना ही घरेलू बाजार के लिए उपलब्ध था और बाकी आभूषणों के रूप में निर्यात किया जाना था। ये नियम बढ़ते वित्तीय घाटे को कम करने के लिए लाया गया था। हालांकि इसकी आलोचना भी की जा रही थी कि इससे एकाधिकार को बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन अब इस नियम के हट जाने से माना जा रहा है कि बाजार में सोने की आपूर्ति बढ़ेगी और दामों में कमी आएगी। और इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार में कमी आई है। जीडीपी की दर घटकर 5.2% पर आ गई है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक आंकड़े आशा के अनुरूप हैं, जबकि विपक्ष ने इसे सरकार की नाकामयाबी करार दिया है। शुक्रवार को आए दूसरी तिमाही के आंकड़ों में सबसे ज्यादा चिंता कृषि और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के विकास को लेकर हुई। जुलाई से सितंबर के दौरान कृषि क्षेत्र की विकास दर पिछले साल के 5% से घटकर 3.2% पर आ गई, जबकि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की विकास दर इस दौरान 1.3% से घटकर 0.1% पर आ गई। हालांकि खनन, बिजली और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में सुधार देखा गया। विकास दर में आई इस कमी के लिए बीजेपी ने पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि विपक्ष इसे सरकार की नाकामयाबी करार दे रहा है। आर्थिक विकास के इन आंकड़ों के बाद अब सबकी नजरें रिजर्व बैंक की ओर हैं। आरबीआई 2 दिसंबर को मौद्रिक नीति की समीक्षा पेश करने वाला है। आरबीआई के सामने मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र और कृषि क्षेत्र, जो कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं, उन्हें मजबूती देने की चुनौती होगी। दूसरी तरफ महंगाई की दर भी अक्टूबर में 5.22% पर थी, जो कि पिछले 5 सालों में इसका न्यूनतम स्तर था। कुल मिलाकर केंद्रीय बैंक के ऊपर ब्याज दरों में कमी करने का दबाव रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। नाइजीरिया में एक मस्जिद में 2 आत्मघाती हमलों और गोलीबारी में कम से कम 120 लोग मारे गए हैं और करीब 300 लोग घायल हो गए। ये हमले देश के सबसे बड़े शहर कानो स्थित ग्रैंड मस्जिद में शुक्रवार की नमाज के समय हुए। मस्जिद में पहुंचे 2 आत्मघाती हमलावरों ने खुद को विस्फोट से उड़ा लिया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। इसके बाद वहां मौजूद बंदूकधारियों ने भागने की कोशिश कर रहे लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। माना जा रहा है कि यह हमला उग्रवादी संगठन बोको हराम ने किया है। ब्राजील के पूर्व फुटबॉलर पेले की तबीयत में सुधार हो रहा है। पेले ने खुद अपनी तबीयत के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि वो गंभीर रूप से बीमार नहीं हैं। उनके इस बयान के साथ अटकलों पर विराम लग गया है कि उनकी तबीयत काफी खराब है। आपको बताएं कि पेले के गुर्दे से 13 नवंबर को पथरी निकाली गई थी, लेकिन संक्रमण का पता चलने के बाद उन्हें सोमवार को दोबारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते हेडलाइंस पर एक बार फिर से नजर। चौथे चरण के लिए नाम वापस लेने की आज आखिरी तारीख। चुनाव प्रचार चरम पर। झारखंड में नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी की रैलियां। चुनाव आयोग का 20 पार्टियों को नोटिस। 15 दिनों के अंदर मांगा चुनावी खर्च का ब्यौरा। मान्यता खत्म करने की चेतावनी। लोकसभा में श्रम विधि संशोधन विधेयक पारित। कांग्रेस ने लगाया मजदूरों की अनदेखी का आरोप। वाम दलों ने कहा मजदूर विरोधी है बिल। सोने के आयात पर लगी 20% निर्यात की शर्त हटी। दामों में गिरावट की उम्मीद। सरकार के सामने वित्तीय घाटे को संभालने की चुनौती। और नाइजीरिया में एक मस्जिद में 2 आत्मघाती हमले। 120 लोगों की मौत, 300 से ज्यादा जख्मी।